जी, तो डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में हमने इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन वो होती है जिसमें डेरिवेटिव मौजूद होता है इक्वेशन के अंदर, उसको डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। जैसे यहाँ पे y का डेरिवेटिव मौजूद है, डी वाई हुआ डी एक्स, वाई हमारा था माइनस कॉस एक्स प्लस टू के बराबर y था, माइनस कॉस एक्स प्लस टू। और इसका हमने इसका डेरिवेट लिया तो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है। ठीक है, एक फंक्शन का आप डेरिवेट लेते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है। तो ये डी वाई हुआ डी एक्स की टर्म जिस इक्वेशन में आ रही हो, जिस इक्वेशन में डेरिवेटिव मौजूद हो, तो उसमें उसको क्या कहते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। और डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम इंटीग्रल अप्लाई करके सॉल्व करते हैं। फिर हमने कहा था ये डी वाई हुआ डी एक्स है, सबसे पहले वेरिएबल सेपरेट करेंगे और यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ तो वन लिखा हुआ है। वन का मतलब क्या है, वाई की पावर ज़ीरो। इसका मतलब डी वाई के साथ यहाँ लिखा हुआ है वाई की पावर ज़ीरो। तो इंटीग्रेट जब हम करते हैं तो हम क्या करते हैं, पावर में एक ऐड करते हैं और वही नीचे लिख देते हैं डिनोमिनेटर में। तो पावर में ज़ीरो है, पावर में ज़ीरो में एक ऐड कर देंगे तो ज़ीरो प्लस वन पावर वन हो जाएगी वाई की पावर, और नीचे वन लिखेंगे डिनोमिनेटर में वन की वैल्यू, मतलब वन लिखना ज़रूरी नहीं होता, तो वाई हमारे पास आ जाएगा, वाई की पावर वन आंसर आएगा। ठीक है, तो जब हम इंटीग्रेट करेंगे यहाँ पे वाई वन लिखा हुआ है, इसका मतलब वाई की पावर ज़ीरो है, क्योंकि किसी भी टर्म की पावर ज़ीरो हो तो वन होता है। तो वाई की पावर ज़ीरो थी यहाँ पर, तो इसका इंटीग्रेट हमने करा तो आंसर आया है वाई। ठीक है, क्योंकि हमने इस टर्म को इंटीग्रेट करा है विद रिस्पेक्ट टू वाई। अच्छा, डी एक्स हमने वहाँ भेज दिया था, उसके बाद इंटीग्रल अप्लाई करा है। साइन एक्स का इंटीग्रल जो है वो होता है माइनस कॉस एक्स, फॉर्मूला होता है। उसके साथ फिर हम प्लस सी लगाते हैं। जब भी हम इंटीग्रेट पूरा कंप्लीट कर देंगे तो प्लस सी लगाते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि जब आप इंटीग्रल अप्लाई करते हैं तो आपका वापसी से फंक्शन बनना चाहिए जो ओरिजिनल फंक्शन था आपके पास। जैसे यहाँ पे ओरिजिनल फंक्शन था वाई इज इक्वल्स टू माइनस का कॉस एक्स प्लस टू, इसका आपने डेरिवेट करा तो आपके पास आया था साइन एक्स आंसर। अब साइड डेरिवेट आपने करा डिफरेंशियल इक्वेशन, आगे डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने पर आपके पास दोबारा यही आना चाहिए माइनस कॉस एक्स प्लस टू, लेकिन आपके पास आंसर आया है सिर्फ माइनस कॉस एक्स। ठीक है, प्लस टू नहीं आया तो प्लस सी हम लिखते हैं, क्योंकि जब आप डेरिवेट आप करते हैं तो आपका कांस्टेंट हो जाता है ज़ीरो, कांस्टेंट ज़ीरो हो जाता है। तो आपके पास इसलिए सिर्फ वेरिएबल बचा, आपके पास साइन एक्स बचा और कांस्टेंट क्योंकि ज़ीरो हो गया था। इस कांस्टेंट की कमी पूरी करने के लिए हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, इंटीग्रल अप्लाई करने के बाद माइनस कॉस एक्स के साथ हम प्लस सी हमने लिखा। तो जब भी हम इंटीग्रल अप्लाई करते हैं तो अगर कोई कांस्टेंट हुआ, हम सपोज करते हैं कि कोई कांस्टेंट हो सकता है उस फंक्शन के अंदर जिसके पर डेरिवेटिव अप्लाई किया गया था और वो ज़ीरो हो गया हो, या ठीक है ज़ीरो हो गया हो, इसलिए वो फंक्शन में शो नहीं हो रहा हो, इसलिए हमने क्या कर दिया कि कांस्टेंट एक लिखते हैं जिस सी। तो ये रिप्रेजेंटेशन होती है जब भी हम इंटीग्रल सॉल्व करते हैं तो एंड में कांस्टेंट लिखते हैं। तो ये क्यों लिखते हैं आप लोगों को पता चल गया। अच्छा, ये हमने इंटीग्रेट करा था विद रिस्पेक्ट टू वाई, ये वाली टर्म इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि यहाँ पे एक्स और डी एक्स लिखा हुआ है ना, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। साइन एक्स का इंटीग्रल जो होता है वो होता है माइनस कॉस एक्स। ठीक है, माइनस कॉस एक्स आ गया, फिर प्लस सी एंड में हम लगा देते हैं, वो मैंने बता दिया क्यों लगाते हैं। तो ये इक्वेशन सॉल्व करना, इंटीग्रेट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या है, हमें वो इक्वेशन चाहिए जिसमें डी वाई अपॉन डी एक्स ना हो। ठीक है, डेरिवेटिव ना हो। अब देखें ये आंसर इसका आ गया है, तो ये हमने डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर लिया है। ये हमारे पास जो आंसर आया है, इसका मतलब क्या है कि हमने इक्वेशन को सॉल्व कर लिया, क्योंकि इसके अंदर डी वाई ओवर डी एक्स नहीं है, इस इक्वेशन में डेरिवेटिव इन्वॉल्व नहीं है। इक्वेशन विच डज नॉट इन्वॉल्व डेरिवेटिव, इसका मतलब इस इक्वेशन को हमने जो है इसको सॉल्व कर लिया डिफरेंशियल इक्वेशन को। और यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, इसमें डेरिवेटिव मौजूद नहीं है, हाँ डेरिवेटिव इसमें डी वाई ओवर डी एक्स मौजूद नहीं है, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन में हमें एक गिवन दी हुई है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, विद द कंडीशन दैट, और हमें कंडीशन दी हुई है वाई इज इक्वल्स टू 20, वाई की वैल्यू 20 आएगी, वैन एक्स इज इक्वल्स टू 4, जब एक्स की वैल्यू 4 होगी, क्योंकि एक्स जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। जब एक्स 4 होगा तो वाई का आंसर क्या आना चाहिए, 20 आना चाहिए। तो इन्होंने एक कंडीशन हमें दे दी है। अब इस कंडीशन को हम डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे और ये कंडीशन कैसे अप्लाई करेंगे वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम जो है वेरिएबल सेपरेट करेंगे। जैसे ये सवाल है उसको मैं सॉल्व करूँ तो डी एक्स यहाँ डिवाइड हो रहा है, डी एक्स को उधर मल्टीप्लाई में ले जाएंगे, तो यहाँ आपके पास सिर्फ डी वाई बचा, और यहाँ पर हम थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स के साथ डी एक्स मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, डी एक्स यहाँ डिवाइड हो रहा था, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो चुका है। ठीक है, अब मैं इन दोनों तरफ इंटीग्रल अप्लाई कर दूंगा। इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई और इसको करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, ये अभी मैं ऐसे ही लिखूँगा, अगर इंटीग्रल की साइन आ गई डी वाई आ गया इजिकल्स टू, अभी मैं इंटीग्रल अप्लाई नहीं कर रहा हूँ। थ्री एक्स स्क्वायर को तो हम आराम से इंटीग्रेट कर देंगे। हम पहले एक्स की पावर जो है, एक्स में स्क्वायर रूट है यानी कि एक्स की पावर 1/2 है, इसको पहले ऊपर ले आते हैं ताकि हम इंटीग्रेट करने में हमें आसानी हो। थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री अपॉन एक्स स्क्वायर का मतलब है एक्स की पावर 1/2, डी एक्स साथ रहेगा दोनों के। ठीक है,
और इंटीग्रल डी वाई इज इक्वल्स टू 3x² माइनस 3x की पावर स्क्वायर रूट का मतलब वो था पहले 1/2, तो हमने x की पावर में 1/2 रख दो, या x के ऊपर स्क्वायर रूट लगा दो, एक ही बात होती है। तो हमने स्क्वायर रूट लगा दे हटा के 1/2 पावर करी। अब अगर ये मैं वेरिएबल को ऊपर लेकर आऊँगा तो ये पावर हो जाएगी नेगेटिव। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हम आराम से इंटीग्रल अपना अप्लाई कर देंगे ताकि हम ईज़िली उसको सॉल्व कर सकें। यहाँ पर जो है आपके पास वही बात आ गई, 1 लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ, तो 1 का मतलब y की पावर 0 है, तो y की पावर में एक ऐड हो जाएगा, तो इसका इंटीग्रल तो हो गया y। यहाँ पे हम इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट में क्या होता है, पावर में एक ऐड करो और वही नीचे लिख दो। 3 यहाँ पहले से ही लिखा हुआ था, पावर में एक ऐड कर दिया और वही नीचे लिख दिया। पावर 2 थी, 2 में एक ऐड करा तो पावर हो गई 3, और नीचे भी वही आंसर लिख दिया जो पावर में ऐड करके आंसर आया 3। ठीक है, माइनस ये 3 पहले से ही लिखा हुआ है, और पावर में एक ऐड करेंगे और नीचे लिखेंगे। पावर के आपके पास 1/2 है, इसमें एक ऐड करना है आपको, +1 करना है, तो 2 आ गया आपका एलसीएम। नीचे एक ही टर्म होती है तो वही आपका एलसीएम आ जाता है। इस 2 को इस एलसीएम से डिवाइड करेंगे, 2/2 का आंसर आया 1। 1 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आंसर आ गया, 1 1 1। अब इसके नीचे 2 नहीं है, यानी कि 1 है, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 2। 2 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 1 2, तो आपके पास आंसर आया है। प्लस माइनस माइनस करेंगे, 1 बचा, 2 बड़ा है, बड़े की साइन आएगी, तो 1 के साथ पॉजिटिव साइन आएगी, डिवाइड बाई 2। ठीक है, क्योंकि 2 बड़ा है, 2 की साइन पॉजिटिव है, तो 1 के साथ पॉजिटिव साइन आएगी। 1/2 आपके पास आंसर आया है, -1/2 में ऐड करने के बाद, 1 ऐड करने के बाद आपके पास आंसर आया +1/2। ठीक है, एलसीएम करने का और आसान तरीका ये है कि अगर एक ही नीचे टर्म है तो वही एलसीएम आ जाएगी। दूसरी बात, जिसके नीचे एलसीएम मौजूद है, इस टर्म के नीचे एलसीएम मौजूद है, ये टर्म आप एज इट इज़ लिख दोगे। जिस टर्म के नीचे एलसीएम मौजूद नहीं है, इसके नीचे क्योंकि 2 मौजूद नहीं था, तो एलसीएम को इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 का हमने ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 आ गया, क्योंकि इसके नीचे एलसीएम नहीं था, और इसको फिर सॉल्व कर दिया। तो ये आसान तरीका है इसका समझने का। अच्छा, 3x की पावर -1/2 था, हमने इसमें ऐड करेंगे, -1/2 में 1 ऐड करा तो +1/2 बन जाएगा, ये तो +1/2 बन गया। लेकिन हमें क्या करना है, पावर में एक ऐड करने के बाद वही चीज़ नीचे भी लिखनी पड़ती है, तो नीचे हमने 1/2 लिख दिया। ठीक है, अब आपको पता है कि पूरा जब इंटीग्रल आप कर दो तो आप +c लिखना पड़ता है। अब उसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। y इज़ इक्वल्स टू, ये 3 से 3 कट जाएगा, x³ आपके पास आंसर आ जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और समझ लें कि डिवाइड के डिवाइड में कोई चीज़ होती है तो ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये हो जाएगा, डिवाइड के डिवाइड में 2 है तो 2 ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6, एक्स की पावर 1/2 ऐसे इट इज़ रही, और डिवाइड के डिवाइड वाला टर्म ऊपर आके मल्टीप्लाई हो गई। नीचे 1 है, 1 लिखा हुआ है इसके नीचे, यहाँ पर भी नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, वो लिखना ज़रूरी नहीं होता, +c। तो ये आपके पास फाइनल आंसर है, लेकिन हमें क्योंकि कंडीशन गिवन दी हुई थी तो हम कंडीशन को देखते हुए इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे। अच्छा, जिसके समझ नहीं आ रहा हो डिवाइड के डिवाइड वाली टर्म ऊपर कैसे आती है, तो मैं यहाँ रफ कॉलम में इसको इस बात को समझा रहा हूँ। ठीक है, क्या है भाई, आपके पास लिखा हुआ था x1/2 और डिवाइड में लिखा हुआ है 1/2, तो मैं उसको यूँ लिख सकता हूँ कि डिवाइड में लिखा हुआ है 1/2 3। ठीक है, ये 3x की पावर 1/2 लिखा हुआ है आपको ऊपर, और डिवाइड में क्या लिखा हुआ है पूरा 1/2, तो मैंने डिवाइड की साइन लिख के 1/2 लिख दिया। आप उसको यहाँ लिखें 3x 1/2। इस डिवाइड के साइन को जब आप मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो राइट साइड पर डिनोमिनेटर वाली टर्म न्यूमरेटर बन जाती है और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है। ठीक है, नीचे वाली टर्म ऊपर आ जाती है, ऊपर वाली नीचे आ जाती है। तो अब आपके समझ आ गई कैसे डिवाइड के डिवाइड वाली टर्म ऊपर आ गई थी। 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 6 हो जाएगा, x की पावर 1/2। तो आपके पास ये आंसर आ रहा है 6x की पावर 1/2, यहाँ माइनस साइन, तो ये माइनस साइन आ गया। यहाँ तक आपका जो है सवाल सॉल्व हो चुका है। अब उसको हम जो है मज़ीद सॉल्व करेंगे इसमें कंडीशन अप्लाई करके। कंडीशन क्या है, हमारे पास y की वैल्यू 20 और x की वैल्यू 4 इसमें पुट कर देंगे। जहाँ जहाँ पर y है वहाँ 20 पुट होगा, जहाँ पे x है वहाँ पर 4 हम पुट करेंगे, तो ये मज़ीद इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको हम यहाँ पे ऐसे इस तरह से रख लेते हैं ताकि एक सवाल समझ आए, देखते हुए इसको करेंगे। ठीक है, आपके पास y इज़ इक्वल्स टू x³ -6 x की पावर 1/2 +c, ये आंसर आया हुआ है। इसको आप कह दें ये है आपके पास इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, यहाँ पर आपको कंडीशन पुट करनी है, y इज इक्वल्स टू 20 और x इज इक्वल्स टू 4। y के बदले आपने लिखा 20 और x के बदले आपने लिखा 4 की पावर 3, क्योंकि x की पावर 3 लिखा हुआ है, -6 x के बदले आपने लिखा 4 और पावर में आ गया 1/2 +c। अच्छा, ये 20 ऐसे ही रहेगा, 4 की पावर 3 का मतलब है 4 को 4 से ही 3 दफ़ा मल्टीप्लाई कर दो, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, तो ये आपके पास आंसर आ गया 64। -6 एज इट इज़ रहा। इस 4 का अगर मैं कहूँ ये 4 स्क्वायर रूट के अंदर है, 1/2 की पावर 4, 1/2 लिखो पावर में या स्क्वायर लिखो एक ही बात होती है ना, 4 लिखा हुआ है,
तो मैं एज स्क्वायर में लिख देता हूँ 20 64 माइनस 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2 होता है, ठीक है, प्लस सी। अब इसको और मज़ीद सॉल्व करें 62 64 यहाँ पर ही रहने देते हैं अभी 64 को 6 2 12 प्लस सी। 64 में से 12 गए तो कितना बचा, 64 में से 12 माइनस करें तो आपके पास बचेंगे 52 प्लस सी। प्लस माइनस माइनस ये दोनों माइनस हो रहे हैं, 64 में से 12 माइनस कर दिए तो बचे 52, ठीक है। 64 बड़ा था तो बड़े की साइन आएगी। अब हमें सी की वैल्यू यहाँ पे निकालनी होती है, जो हम काम कर रहे हैं सब सी की वैल्यू निकालने के लिए कर रहे हैं। 52 यहाँ प्लस का दूसरी तरफ जाके माइनस का हो जाएगा, 20 माइनस 54 इज इक्वल्स टू सी। तो सी आपके पास जो आया है वो आया है कितना, माइनस का 32, ठीक है। सी आपके पास आया। अब ये सी को आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, इक्वेशन 1 यहाँ आप इसको पुट कर देंगे, एक्स क्यूब माइनस 6 एक्स की पावर 1/2 प्लस प्लस सी था प्लस या प्लस माइनस 32 यहाँ पर, ठीक है। वाई इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 6 एक्स की पावर 1/2 प्लस सी था, प्लस सी के बदले हमने प्लस माइनस का 32 लग दिया। अब ये प्लस माइनस माइनस कर देंगे तो ये मज़ीद सॉल्व हो जाएगा। एक्स क्यूब माइनस 6, अच्छा एक्स की पावर 1/2 इसको मैं स्क्वायर रूट में भी लिख सकता हूँ, ठीक है। स्क्वायर रूट के अंदर एक्स आ गया, प्लस माइनस माइनस कर देंगे, माइनस का 32, ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया। अच्छा यहाँ पर ये 4 का स्क्वायर रूट 2 कर दिया था मैंने। इसका एक और तरीका यहाँ पे सॉल्व करने का, वो क्या है कि 4 को अगर मैं लिखूँ 2 मल्टीप्लाई बाई 2 लिखूँ तो ये क्या होता है 4 होता है। इसका मतलब क्या है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 का मतलब बेसिस सेम पावर रेडी है। इसकी पावर क्या है, कुछ नहीं है तो 1, इसकी पावर कुछ नहीं है तो 1। तो मैं इसको यूँ भी लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर जो है वो 4 होता है। 2 का स्क्वायर का मतलब ये होता है ना, तुम को दो दफ़ा 2 से ही मल्टीप्लाई कर दो तो 2 का स्क्वायर होगा, ठीक है। अच्छा अगर मैं 4 को लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, तो मैं अगर 2 का स्क्वायर लिखूँ और पावर में 4 की पावर में 1/2 है तो 2 का स्क्वायर की पावर में 1/2 लिख दूंगा, पावर 2 से 2 कट जाएगा तो आंसर क्या आएगा 2 आएगा, ठीक है। तो इसी तरह से 4 का स्क्वायर रूट लें आप तो आंसर 2 आ जाएगा। अगर यहाँ पे 2 की पावर 2 लगाएंगे 2 से 2 कट जाएगा तो आपके पास 2 ही बचेगा और 2 ही यहाँ पर आंसर आएगा, ठीक है। ये आपका सवाल यहाँ पे जो है अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका है।